हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। ठीक है साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान संविदा कर्मचारी परमानेंट 2023 के विषय में। देखिए दोस्तों, मैं राजस्थान संविदा कर्मचारी के विषय में चर्चा तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन साथ में दोस्तों आज के इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद एक और है। दोस्तों एक और मकसद क्या है वो मैं आपके लिए बता देता हूं। जब से दोस्तों राजस्थान संविदा कर्मचारी की परमानेंट की न्यूज आपके कानों में आई है ना, तब से लेकर दोस्तों आज तक आपके दिमाग में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं और आप लोग दोस्तों बार बार मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे डाउटों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन दोस्तों इतना मैं जरूर कहूंगा कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए आपको धैर्य बना करके ये वीडियो देखना है और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को दोस्तों डिटेल से समझना है, एक एक पॉइंट को समझना है, ठीक है ना। वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो दोस्तों मैं आपको जो कुछ विशेष सूचना इसमें बताने वाला हूं वो भी दोस्तों आपसे मिस हो जाएगी, ठीक है ना। और साथ में दोस्तों आज मैं आपको राजस्थान संविदा कर्मचारी से संबंधित जो मीटिंग हुई थी 16 अगस्त को, कितने अगस्त को, 16 अगस्त को जो मीटिंग हुई थी दोस्तों, उस मीटिंग में दोस्तों कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए आई थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और दोस्तों आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना। देखिए साथियों, आपका एक सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है और दोस्तों हमको इस फील्ड में काम करने के लिए थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, आपके दिमाग में जो प्रश्न उठ रहे थे वो कौन कौन से, पहले तो उनको समझ लिए मोटा मोटा सा, उसके बाद दोस्तों हम डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखिए साथियों, सबसे पहला जो आपका प्रश्न आता है वह यही आता है कि सर 16 अगस्त को जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जो हमारे योजना वाले जितने भी कर्मचारी हैं जो संविदा पे लगे हुए हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी योजना में लगे हुए हैं, मनरेगा योजना में लगे हुए हैं और एमजीजीएस में लगे हुए हैं, तो सर इनके लिए कुछ खास इंफॉर्मेशन आई थी उस 16 अगस्त मीटिंग में या फिर नहीं आई थी, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो नियमितीकरण की प्रक्रिया है ये कब तक पूर्ण हो जाएगी, यानी कि इसमें नियमित करना कब तक शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद साथियों आपका अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर इसमें यानी कि जो नियमितीकरण की प्रक्रिया चल रही है, ये जो फाइल चल रही है, उस फाइल में 5 वर्ष वाले कैंडिडेटों के लिए जिनका 5 वर्ष के लिए अनुभव था उनके लिए क्या स्कोप है, और 15 वर्ष वाले कैंडिडेटों के लिए जिनका 15 वर्ष का अनुभव है उनके लिए क्या स्कोप है, ठीक है ना। उसके बाद साथियों आपका अगला प्रश्न ये उठता है कि सर इसमें सबसे पहले कौन से विभाग को परमानेंट किया जाएगा, ठीक है ना। तो साथियों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे सवालों के जवाब दूंगा। देखिए साथियों, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि 16 अगस्त को मीटिंग हुई थी, लेकिन साथियों 16 अगस्त की मीटिंग से संबंधित मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है दोस्तों, मैंने आपको परसों अपलोड किया था, ठीक है ना। यदि आप लोग उस वीडियो को जाके देखना चाहते हो तो दोस्तों जाके देख सकते हो। उस वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना, ठीक है ना। लेकिन साथियों 16 अगस्त की मीटिंग में आज आपके लिए कुछ खास इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है, कुछ सोर्सों के माध्यम से दोस्तों मैंने जानने की कोशिश की थी, वही मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। लेकिन साथियों सारा कुछ मैं आपको क्रम से बताऊंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना, ठीक है। अब देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आपको पता होगा इस चीज के बारे में कि आपके जो नियमितीकरण के लिए समिति गठित की गई थी वो कार्मिक विभाग की अधिसूचना पर की गई थी, ठीक है ना। यानी कि कार्मिक विभाग ने जो अधिसूचना जारी की थी तो दोस्तों आपके लिए एक समिति गठित की गई थी ताकि आपको नियमितीकरण किया जाए। और दोस्तों आपके नियमितीकरण को लेकर के गवर्नमेंट ने एक अलग से सॉफ्टवेयर बनाया था और दोस्तों सॉफ्टवेयर के साथ साथ अलग से फाइल तैयार की थी, ठीक है ना। तो साथियों ये इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही होगी, ठीक है ना, आप लोगों ने पहले ही मेरे काफी वीडियो देख लिए हैं। अब देखिए साथियों हम चर्चा करेंगे कि 16 अगस्त की मीटिंग में क्या हुआ था, ठीक है। देखिए साथियों 16 अगस्त की मीटिंग जब हुई थी वो दोस्तों आपकी जो आरपीएससी विभाग में फाइल अटकी हुई थी उसके संबंध में भी हुई थी। साथ में दोस्तों आपकी जो फाइल है ना वो 2 प्रकार की फाइल रेडी हुई है, एक दोस्तों 5 वर्ष वाले कैंडिडेट को लेकर के और एक दोस्तों 15 वर्ष वाले कर्मचारियों को लेकर के, ठीक है ना, उसके संबंध में भी हुई थी। लेकिन साथियों उस मीटिंग में आपके लिए कुछ खास ये था कि उस मीटिंग में दोस्तों जितने भी डिपार्टमेंट परमानेंट होने वाले थे, क्या जितने भी डिपार्टमेंट दोस्तों परमानेंट होने वाले थे उन डिपार्टमेंटों से संबंधित दोस्तों उसमें इंफॉर्मेशन थी। साथियों कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है जिनको परमानेंट कर रही है। साथ में दोस्तों 16 अगस्त की मीटिंग में यह भी बताया गया था कि जो डिपार्टमेंट है ना दोस्तों उनको 3 चरणों में पूरा किया जाएगा, यानी कि इस प्रक्रिया को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा और 3 चरणों में डिपार्टमेंटों के जो कर्मचारी हैं उनको गवर्नमेंट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन साथियों 16 अगस्त की मीटिंग में पहले चरण में कौन कौन से डिपार्टमेंट आए थे, दूसरे चरण में कौन कौन से डिपार्टमेंट थे और तीसरे में कौन कौन से थे, ठीक है ना। वो सारी इंफॉर्मेशन हुई थी वो मैं आपको आगे बता दूंगा। मैंने आपको आगे तीनों चरणों को लिख दिया है। साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि सारे का सारे डिपार्टमेंट में नहीं लिख पाया हूं क्योंकि दोस्तों बहुत सारे डिपार्टमेंटों को उन्होंने इंक्लूड किया है। मैंने दोस्तों उन्हीं डिपार्टमेंटों का यहाँ पर नोट डाउन किया है जिनके बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है ना। वैसे दोस्तों मेरे पास इंफॉर्मेशन ये भी आई है कि जितने डिपार्टमेंट मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं ना उन डिपार्टमेंटों के अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं दोस्तों जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन नहीं किए हैं। अब जिन डिपार्टमेंटों के बारे में मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आई नहीं तो दोस्तों मैं उनको इंक्लूड करके क्यों खमा अपना टाइम वेस्ट करूं और आपका भी टाइम वेस्ट करूं। झूठा दिलासा देना दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल का कोई काम नहीं है। मैं आपको दोस्तों हमारी हर वीडियो में कहता हूं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रस्टेबल चैनल है, ठीक है ना, यहाँ पर फेक न्यूज का कोई काम नहीं है।
तो साथियों आपको ये पता चल गया होगा कि 16 अगस्त की मीटिंग में क्या क्या हुआ था। अब दोस्तों मैं चर्चा करूंगा इसके अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा कि नियमितीकरण की फाइल एंड सॉफ्टवेयर तैयार किए गए। मैंने आपको बताया था ना दोस्तों, पहले तो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था और उसके बाद नियमितीकरण की फाइल तैयार की गई थी। अब दोस्तों इसके बारे में पहले आप चर्चा कर लीजिए। देखिए साथियों, नियमितीकरण की 2 फाइलें तैयार हुई थी, मैंने आपको अभी बताया था। पहले तो दोस्तों 5 वर्ष वाले कैंडिडेटों को लेकर के और दूसरी दोस्तों 15 वर्ष वाले कैंडिडेटों को लेकर के। यानी कि जिन कैंडिडेटों को 5 वर्ष का एक्सपीरियंस है या फिर 5 वर्ष से ज्यादा है, उनको लेकर के एक फाइल अलग से तैयार की गई है, और जिन कैंडिडेटों को 15 वर्ष या फिर 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है, उनके लिए दोस्तों अलग से फाइल तैयार की गई है। अब देखिए साथियों, इन दोनों फाइलों में सबसे पहले जो प्राथमिकता दी गई थी वो दोस्तों 15 वर्ष वाले कैंडिडेटों के लिए प्राथमिकता दी गई थी कि 15 वर्ष वाले कैंडिडेटों को सबसे पहले जो है परमानेंट किया जाएगा। यानी कि उनकी जो नियमितीकरण की फाइल थी दोस्तों, उसको अप्रूवल सबसे पहले मिला था। लेकिन दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया था, जब हम नियमितीकरण की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं, यानी कि नियमितीकरण की प्रोसेस को जब हम शुरू कर ही रहे हैं, तो 5 वर्ष वाले कैंडिडेटों को भी साथ में लेना चाहिए। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या किया, 15 वर्ष वालों के साथ साथ 5 वर्ष वाले कैंडिडेटों को भी साथ में ले लिया। लेकिन साथियों मैं आप लोगों से इतना जरूर कहना चाहूंगा, जो 15 वर्ष वाले कैंडिडेट है ना, उनका प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी हो सकता है, और दोस्तों 5 वर्ष वाले कैंडिडेटों का प्रोसेस थोड़ा सा लेट हो सकता है, ठीक है ना, इतना डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट के ये आदेश थे कि 5 वर्ष वाले कैंडिडेट हो या फिर 15 वर्ष वाले कैंडिडेट हो, दोनों को ही साथ में परमानेंट किया जाना चाहिए, यानी कि दोनों को ही साथ में नियमित किया जाना चाहिए। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूं, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें 5 वर्ष अनुभव वाले कैंडिडेटों को अभी परमानेंट नहीं किया जाएगा, उनके लिए दोस्तों टाइम लग सकता है, ठीक है ना। उसके बाद साथियों हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए कि इन विभागों की कर्मचारी होंगे परमानेंट। अब देख लीजिए साथियों, कौन कौन से विभाग ऐसे हैं जिनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, कौन से को सेकंड दी जाएगी, और कौन से विभागों को थर्ड प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों प्रायोरिटी के अंतर्गत इसमें यह भी देख लीजिएगा कि इस प्राथमिकता में सबसे पहले कौन से विभाग को परमानेंट किया जाएगा। देखिए साथियों, जो पहली प्रायोरिटी दी जा रही है, यानी कि जो पहला चरण हो रहा है साथियों, उसमें इन विभागों को सबसे पहले परमानेंट किए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है ना। पहले कौन कौन से विभाग परमानेंट होंगे वो देख लीजिए, यानी कि जो पहला चरण आपका होगा उसमें कौन कौन से विभागों को लिया जाएगा। देखिए साथियों, पहले चरण में एक तो चिकित्सा विभाग को लिया जाएगा, एक शिक्षा विभाग को लिया जाएगा दोस्तों, एक अल्पसंख्यक विभाग को लिया जाएगा और एक विद्युत विभाग को लिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, चिकित्सा विभाग में एएनएम, जीएनएम और लैब टेक्नीशियन के कर्मचारियों को सबसे पहले लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग में भी आप देख लीजिए, पैरा टीचर्स हो गए, पंचायत सहायक हो गए, डाटा एंट्री ऑपरेटर और क्लर्क हो गई, उनको भी दोस्तों सबसे पहले इसमें लिया जाएगा अगर शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को परमानेंट किया जाना होगा तो, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हम चर्चा करते हैं अगले पॉइंट पे। अगला है अल्पसंख्यक विभाग। अल्पसंख्यक विभाग में भी पैरा टीचर्स और क्लर्कों को लिया जाएगा। विद्युत विभाग में लाइनमैन हो गए और क्लर्क हो गए और दोस्तों आपके हेल्पर हो गए, ठीक है ना, इनको सबसे पहले लिया जाएगा। अब देखिए साथियों, इन विभागों में मैंने जिनके भी नाम लिए ना, जिन पोस्टों के नाम लिए, जैसे कि आपके लैब टेक्नीशियन के हो गए, एएनएम जीएनएम के हो गए, इसके अलावा दोस्तों आपके फर्स्ट ग्रेड के जो कर्मचारी हो उनको भी लिया जाएगा। उनको मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है ना। आप कौन कौन सी कर्मचारी है उनके बारे में मेरे पास कंफर्म न्यूज नहीं थी, लेकिन साथियों ये जो मैं आपको डाटा दे रहा हूँ ना, इन पोस्टों का डाटा दोस्तों 50% ही है, क्योंकि साथियों इन विभागों में 50% जो पोस्ट है वो अभी यहाँ पर मेरे पास इंफॉर्मेशन की है नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं 50% पोस्ट और ऐसी हैं जो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में आती हैं, और दोस्तों जो ऑफिसर लेन में आती हैं, और जो दोस्तों थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड में और आती हैं, ठीक है ना, उनको भी दोस्तों इंक्लूड किया गया है। लेकिन साथियों उनकी इंफॉर्मेशन मेरे पास है नहीं है, तो आप ये मत समझना कि हमको इंक्लूड नहीं किया या फिर हमको इंक्लूड नहीं किया, आपने हमारे बारे में तो कुछ बताया नहीं, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, इन विभागों के अंतर्गत भी सबसे पहले जो विभाग परमानेंट किया जाएगा वो इंफॉर्मेशन देख लीजिएगा। मैं आपको हर बार ये कहता था कि चिकित्सा विभाग को सबसे पहले परमानेंट किया जाएगा, ठीक है ना, कहता था ना। लेकिन साथियों इसमें थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है 16 अगस्त की मीटिंग में। 16 अगस्त की मीटिंग में बदलाव क्या देखने को मिला साथियों? बदलाव ये देखने को मिला साथियों, सबसे पहले जो परमानेंट किया जाएगा, यानी कि सबसे पहले जो नियमितीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो दोस्तों शिक्षा विभाग के अंतर्गत अपनाई जाएगी। किसके अंतर्गत? शिक्षा विभाग के अंतर्गत अपनाई जाएगी। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर वो लेंगे चिकित्सा विभाग को। किसको लेंगे? चिकित्सा विभाग को लेंगे। अब ऐसा क्या हुआ था साथियों, इसमें एक लॉजिक था। लॉजिक यह था साथियों, क्योंकि चिकित्सा विभाग में जो एएनएम जीएनएम या लैब टेक्नीशियन के जो कर्मचारी थे उनको दोस्तों 15 वर्ष हुए ही नहीं थे। कितने वर्ष नहीं हुए? 15 वर्ष हुए नहीं थे दोस्तों उनमें से कुछ कैंडिडेट को, यानी कि जिनके 15 वर्ष हो चुके थे, उनको दोस्तों परमानेंट पहले से ही किया जा चुका है। और दोस्तों कुछ कर्मचारी ऐसे जिनको भी 15 वर्ष हुए नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट के पास जो डाटा है, कार्मिक विभाग के पास जो डाटा है, जितने लोगों को वो परमानेंट करने जा रहे थे उनके पास वो डाटा उपलब्ध नहीं है। इसलिए साथियों सबसे पहले उन्होंने प्राथमिकता दी है शिक्षा विभाग को। उसके बाद दोस्तों इसी चरण में दूसरे नंबर पर लिया जाएगा चिकित्सा विभाग को, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अब देखिए साथियों, शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग के बाद लिया जाएगा अल्पसंख्यक को, उसके बाद लिया जाएगा दोस्तों विद्युत विभाग को, ठीक है ना। अब हम चर्चा करते हैं साथियों सेकंड प्रायोरिटी में, यानी कि द्वितीय चरण में कौन कौन से विभागों को लिया जाएगा। देखिए साथियों, द्वितीय चरण में लिया जाएगा जलदाय विभाग को, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार कर्मियों को, ठीक है ना, और पशुपालन विभाग को, ठीक है। अब देखिए साथियों, द्वितीय चरण में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि इस चरण में सबसे पहले लिया जाएगा जलदाय विभाग को, उसके बाद लिया जाएगा पशुपालन विभाग को, ठीक है ना। और दोस्तों जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार कर्मी है ना साथियों, उनमें भी लिया जाएगा, लेकिन उनको दोस्तों इसी चरण के अंतर्गत तीसरे नंबर पे लिया जाएगा। कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे लिया जाएगा। तीसरे नंबर पे क्यों लिया जाएगा साथियों?
क्योंकि दोस्तों अपने जो योजना के कर्मचारी हैं, जो योजना में संविदा पे लगे हुए हैं साथियों, उनको तीसरे चरण में लिया गया। कौन से चरण में? तीसरे चरण में लिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चरण में लिया गया है, ठीक है ना। लेकिन साथियों मैंने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार कर्मियों को दूसरे चरण में क्यों लिखा है ये समझ लीजिए आप, ठीक है ना। देखिए साथियों मैंने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि साथियों इसमें यानी कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार कर्मी वाले जो कर्मचारी हैं, जिन कर्मचारियों को दोस्तों 15 से लेकर के 20 साल का अनुभव हो चुका है उसी फील्ड में काम करते हुए, ठीक है ना, तो साथियों उनको तृतीय चरण में नहीं लिया जाएगा, उनको साथियों दूसरे चरण में परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब तृतीय चरण में दोस्तों किनको लिया जाएगा वो समझ लीजिए। तृतीय चरण में साथियों एक तो आपके मनरेगा कर्मी हो गए, ठीक है ना, एक आपके एमजीजीएस के कर्मी हो गए, और दोस्तों तीसरे नंबर पर अदर योजनाओं में जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको लिया जाएगा, ठीक है ना। और साथ में दोस्तों तृतीय चरण में उन कैंडिडेटों को लिया जाएगा जो कैंडिडेट फर्स्ट प्रायोरिटी में आते हैं, लेकिन दोस्तों उनके पास 15 वर्ष का अनुभव नहीं है। कितने वर्ष का? 15 वर्ष का अनुभव नहीं है। उनके पास दोस्तों 5 से लेकर के 9 वर्ष के बीच का अनुभव है, ठीक है ना, तो दोस्तों उनको भी तृतीय चरण में ही लिया जाएगा, ठीक है ना। कौन से चरण में? तृतीय चरण में लिया जाएगा। अब देखिए साथियों तृतीय चरण के बारे में आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, ये जो चरण है ना साथियों बहुत ही लेट होने वाला है, यानी कि इसकी लेट प्रोसेस होने वाली है। जब आपके 2 चरण की प्रोसेस क्लियर हो जाएगी तो साथियों आपका तृतीय चरण लिया जाएगा। तो साथियों अगर हम इसमें टाइम की बात करें ना तो दोस्तों आपका इसमें टाइम 6 से लेकर के 7 महीने का टाइम लग सकता है इस चरण में पहुंचने के लिए, ठीक है ना। अगर हम बात करें दोस्तों आपके प्रथम चरण में, तो दोस्तों प्रथम चरण में ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। प्रथम चरण की दोस्तों फाइल अप्रूव हो चुकी है साथियों, अपने जो सीएम गहलोत जी हैं और राज्यपाल जी हैं उनके पास दोस्तों फाइल पहुंच चुकी है, ठीक है ना। जैसे दोस्तों उनके वहां से अप्रूवल हो जाएगी तो आपकी जो नियमितीकरण की प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते साथियों अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट ये है साथियों, जब किसी विभाग में कर्मचारियों को यानी कि जो संविदा कर्मचारी हैं उनको परमानेंट किया जाएगा तो किस प्रकार से किया जाएगा। जैसे कि साथियों मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले शिक्षा विभाग लिया जाएगा, उसके बाद दोस्तों चिकित्सा विभाग लिया जाएगा, लेकिन साथियों इन विभागों के अंतर्गत भी एक कमेटी गठित होगी। दोस्तों वो कमेटी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आएगी, यानी कि उन नियमों पर यदि आप खरे उतरोगे तो ही दोस्तों आपको परमानेंट किया जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों विभाग में जो कमेटी गठित होगी, अब दोस्तों उस कमेटी में कौन कौन से कैंडिडेटों को शामिल किया जाएगा वो आप देख लीजिए। देखिए सबसे पहले तो संबंधित विभाग का एसीएस अधिकारी होगा, उसके बाद दोस्तों प्रमुख विभाग का सचिव होगा, विभाग के परमानेंट कर्मचारी भी होंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कार्मिक विभाग के भी अधिकारी होंगे, यानी कि आपके पास 4 प्रकार के कर्मचारी होंगे, यानी कि 4 प्रकार के अधिकारी होंगे, तब जाके एक कमेटी गठित होगी। और दोस्तों वो कमेटी ये डिसाइड करेगी कि ये जो कैंडिडेट है क्राइटेरिया को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको गवर्नमेंट किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए साथियों इसके अलावा मैं आपसे चर्चा करूंगा कि इसके परमानेंट होने के दिशा निर्देश और कौन कौन से वो भी देख लीजिएगा। देखिए साथ यदि मैं बात करूं परमानेंट होने के दिशा निर्देशों की, तो साथ ही मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके पास 5 साल का अनुभव होना चाहिए या फिर 5 साल से अधिक का अनुभव होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों 15 साल का अनुभव होना चाहिए या फिर 15 साल से अधिक का अनुभव होना चाहिए, तब जाके आपको परमानेंट किया जाएगा। और दोस्तों उसी विभाग में उसी पद पर उसी कार्य के लिए आपको परमानेंट किया जाएगा, किसी अन्य विभाग में किसी अन्य पद पर परमानेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। साथ में दोस्तों मैं आप लोगों को बार बार ये कहता हूं कि राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है, क्योंकि साथियों आप लोग बार बार मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करते हो कि ऐसा कहां लिखा है कि राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। ठीक है साथियों मैं आपको लिखित में तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि साथियों जो 16 अगस्त की मीटिंग हुई थी वो दोस्तों लिखित में हुई थी, ठीक है ना। लेकिन साथियों 16 अगस्त की मीटिंग जो फाइल है उसकी दोस्तों मैं आपको पीडीएफ अपलोड करके थोड़ी डाल दूंगा, ठीक है ना। हालांकि हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है सोर्सों के माध्यम से, इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपकी फाइल को अपलोड करके आप लोगों के सम्मुख पेश कर दूं, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा, यदि आप लोगों को मेरे चैनल पर थोड़ा बहुत भी ट्रस्ट हो तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों का मेरे चैनल पर ट्रस्ट ना हो ना तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे चैनल के माध्यम से दी गई है दोस्तों वो मिलान कर लीजिएगा, उसी डेट पे काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है, मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन फेक आई है या फिर दोस्तों सही आई है, ठीक है ना। आपको पता चल जाएगा कि ये चैनल ट्रस्टेबल है या फिर नहीं है, ठीक है ना। उसको दोस्तों आपका जो आखिरी सवाल होता है कि हम परमानेंट कब होंगे उसके बारे में बता दीजिए। देखिए साथियों कब परमानेंट होंगे इसके बारे में फिक्स तो नहीं कह सकता, लेकिन साथियों इतना कह सकता हूं जैसे ही आपकी फाइल सीएम गहलोत साहब के पास से और राज्यपाल के पास से अप्रूव होकर आ जाएगी तो दोस्तों आपकी जो परमानेंट की प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। और हाँ दोस्तों इतना मैं कहना चाहूंगा कि सितंबर के माह में आप समझ लीजिए, सितंबर के माह में आपकी दोस्तों कमेटी है ना वो कमेटी गठित होकर के एक प्रक्रिया शुरू कर देगी। और दोस्तों जैसे प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो संविदा कर्मचारियों का परमानेंट होने का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद साथियों हम बात करते हैं कितने कर्मचारियों को इसमें परमानेंट करने की घोषणा की गई है। वैसे तो साथियों 1,10,000 कर्मचारियों को इसमें परमानेंट करने की घोषणा की गई है, लेकिन साथियों इसके बाद भी क्या डाटा आता है यानी कि ओरिजिनल डाटा क्या वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन साथियों अभी मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं आई है इसका ओरिजिनल डाटा क्या है और दोस्तों प्रथम चरण में कितने हजार कर्मचारियों को परमानेंट किया जा रहा है, ये सारा कुछ दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों आपको वेट करना पड़ेगा। आज के वीडियो में साथियों मैं आप लोगों को बस यही इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपके काम की इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा, ठीक है ना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।